अनुराग, जिसने हाल ही में अपनी इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग समाप्त की थी, वो बड़ी सी कंपनी के इंजीनियर का पद ज्वाइन कर चुका था। कंपनी की तरफ से एक बाइक उसे मिली थी। उसका काम ही था फील्ड वर्क का। उसके घर में उसकी माँ, पापा और दो बहन थी। पिताजी की घर के बाहर ही परचून की दुकान थी। अनुराग की जॉब लगने से घर में खुशियों का माहौल था। अनुराग बहुत ही होनहार लड़का था। दिन रात मेहनत करता था। कंपनी के लोग बहुत खुश थे उसके काम से। बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ संपर्क हो गया उसका। फील्ड वर्क करने के लिए वह बहुत दूर दूर तक जाता था। जो भी कंपनी उसके अंडर में आती थी, उसमें बहुत अच्छी जान पहचान हो गई थी उसकी। ऐसे ही ऑफिस में उसकी मुलाकात एक एम्प्लॉय दीपिका से हुई। वह लंबी गोरी चिट्टी 24 वर्ष की, देखने में बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व की मालकिन थी। गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, कमर तक लहराते बाल। उसके आकर्षण से अनुराग कहाँ बच पाता। आखिरकार एक दूसरे से फॉर्मेलिटी के दौरान थोड़ी सी जान पहचान हो गई। जब भी अनुराग उधर जाता तो उस ऑफिस में अवश्य जाता और दीपिका से मिलकर ढेर सारी बातें करता। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि दोनों ने एक दूसरे को मोबाइल नंबर भी दिया अपना अपना। उसी दिन शाम को ट्रिंग ट्रिंग। अरे अनुराग बेटा, अपना फोन उठाओ। हॉल के पर्दे ठीक करते हुए अनुराग की माँ बोली। हाँ माँ, अभी देख रहा हूँ। उठकर हॉल में आया और चार्जिंग पर लगे हुए फोन को उठाया और बोला, हेलो कौन? मैं दीपिका। और आप अनुराग बोल रहे हैं ना? उधर से आवाज आई। हाँ, वो क्या है ना, तुम्हारा नंबर सेव नहीं किया था ना, इसीलिए तुम्हारा नंबर पहचान नहीं पाया, सॉरी। एक दबी दबी सी आवाज दूसरी तरफ से आई। क्या हो रहा है? अनुराग टहलते टहलते गार्डन में जा पहुंचा। कुछ नहीं, बस आराम कर रहा था। अच्छा, और मुझे याद कर रहे थे कि नहीं? दीपिका ने हंसते हंसते फुसफुसाते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं भला तुमको क्यों याद करूँगा? अभी तो मैं तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं। अच्छा जनाब, बिना जाने ही हमने अपने मोबाइल नंबर एक्सचेंज किए थे। दीपिका लगभग चिढ़ते हुए बोली। अरे ठहरो भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। ओह, तुम्हें मजाक करना भी आता है? हा हा हा। अच्छा, ये बताओ, कल तुम हमारी ऑफिस आओगे ना? आना तो नहीं है, पर अगर तुम कहो दूसरे फ्लैट में काम खत्म करके ऑफिस आ जाऊं, वो भी सिर्फ तुमसे मिलने। अरे नहीं नहीं, अगर इधर काम नहीं है तो क्या करोगे आकर? हम लोग फोन पर ही बात करेंगे ना? ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। अभी डिनर करूँगी, उसके बाद सोने जाऊँगी। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो फिर मिलते हैं। ओके, कहकर अनुराग फोन काट देता है और गार्डन में इधर उधर टहलने लगता है। फिर दोनों के मध्य मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। कभी कभार अगर अनुराग दीपिका से मिलने नहीं जा पाता तो दीपिका स्वयं उससे मिलने आ जाती थी। एक समय ऐसा भी आया कि दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज भी किया। दीपिका अनुराग के बारे में सब कुछ जानती थी, पर अनुराग दीपिका के बारे में बस इतना ही जानता था कि वह एक एम्प्लॉय है और एक बड़ी कंपनी के ऑफिस में काम करती है और उसके घर में उसके 3 भाइयों और एक बहन के अलावा कोई नहीं है, पर बहुत ही दुखियारी है, अबला है। माता पिता के गुजर जाने के बाद भाइयों की जिम्मेदारी उसी पर है और वह अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही है। देखते ही देखते 3 से 4 महीने हो गए। उन लोगों का प्रेम प्रसंग यूं ही चलता रहा। एक दिन अचानक ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो, कौन बोल रहा है?
अनुराग, क्या तुम मुझसे अभी मिलने आ सकते हो? उधर से दीपिका एक अननोन नंबर से बोली। क्या हुआ है तुमको? अभी रात के 10 बज रहे हैं, सब ठीक तो है ना? अनुराग ने डरते डरते पूछा। हाँ, यहाँ आओ, फिर मैं तुमको बताती हूँ कहाँ आना है। फिर दीपिका के बताए हुए पते पर जाने के लिए घर से निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर अनुराग देखता है दो आदमी दीपिका के सामने बैठे हुए हैं और दीपिका के हाथ बंधे हुए हैं। वे लगातार रोई जा रही हैं। अनुराग को देखते ही वह अनुराग की तरफ भागी और अनुराग के सीने से लगी। अनुराग, बचा लो मुझको प्लीज। रोते रोते दीपिका ने कहा। क्या हुआ तुम्हें? ये सब क्या माजरा है? ये लोग कौन है? पूरी बात मुझे बताओ। अनुराग ने दीपिका के आंसू पोंछते हुए कहा। अनुराग, मैंने अपने भाई और बहन के हॉस्टल में दाखिले के लिए इनसे 3 लाख रुपए लिए थे, पर अब ब्याज जोड़कर 4 लाख रुपए देने हैं। मैं इनसे कुछ दिनों की मोहलत मांग रही हूँ, पर ये लोग हैं कि मान ही नहीं रहे। ये मुझसे गलत करने के लिए कह रही है कि क्या तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि किसी लड़की की मजबूरी का फायदा उठाओ? उसने पैसे लिए हैं, वह कह रही है कि मैं चुका दूंगी, फिर भी उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो बीच में कौन होता है बोलने वाला? इस लड़की ने पैसे लिए, हम लोग इससे मांग रहे हैं, तू कौन है जो बीच में फड़फड़ा रहा है? उनमें से एक गुंडा बोला। मैं कोई भी हूँ, आप लोगों को इससे क्या मतलब? आप लोगों को अपने पैसे से मतलब है, वे आपको मिल जाएंगे। रकम ज़्यादा है, इसीलिए मैं थोड़े थोड़े पैसे करके सारे पैसे आप लोगों के चुका दूंगा। बस आप दीपिका को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, तुझे अभी तो छोड़ता हूँ, लेकिन कल शाम तक अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो इस बार तू किसी को बुलाने के लायक नहीं रहेगी। इतना कहकर गुंडे ने दीपिका का मोबाइल दीपिका को थमा दिया और वहाँ से चले गए। दूसरे दिन 2 लाख की व्यवस्था करके अनुराग दीपिका के पास पहुंचा और दीपिका को रुपये थमा दिए। ये लो दीपिका, रुपये उन गुंडे के मुंह पर मार दो। चल के बाकी के पैसे भी मैं जल्दी ही व्यवस्था करके दे दूंगा। मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, मैं नहीं जानती। अब चलो बैठो बाइक पर, उनको पैसे दे आती है। नहीं अनुराग, इस समय मुझे बहुत काम है, 2 फाइल कंप्लीट करनी है। अगर इस समय मैं कहीं गई तो मेरी जॉब भी चली जाएगी। 1 घंटे बाद मैं स्वयं उन लोगों के पास जाकर पैसे दे आऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें शाम को कॉल करता हूँ, अपना ख्याल रखो। इतना कहकर अनुराग अपना फील्ड वर्क करने चला जाता है। अनुराग के जाते ही दीपिका ने उन गुंडों को फोन किया। हेलो, कहाँ हो? अड्डे पर पहुँचो। थोड़ी देर बाद दीपिका भी अपनी स्कूटी लेकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं पर पहुँचती है जहाँ रात में अनुराग को बुलाया था। अरे वाह, पूरी दावत का इंतजाम हो गया, एक गुंडा बोला। वह दोनों गुंडे वहीं मौजूद थे। दीपिका पहुँचते ही उन लोगों से बोली, चल मेरे लिए भी पैक बना। रोहित, बड़े दिनों के बाद हाथ में लक्ष्मी जी आई है। मैं तो सोच रही थी कि वह इतना साधारण दिखने वाला आदमी, उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं होगी, पर जिस हिसाब से उसने 2 लाख फटाफट रेडी करके दे दिए, अब सोचो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है यह। पर मैडम, आगे क्या करना है? अरे यार, क्या फालतू की बकवास लेकर बैठ गया? पहले जो आज पार्टी करनी है वह कर। मोटी रकम हाथ आई है, बाकी बाद में सोचेंगे। क्यों मेरी बसंती, सही कहा ना? रोहित ने दीपिका के गाल में चूटी काटी। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रहा है। आज की आज देखते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। चल पैसे का बंटवारा कर लेते हैं। दीपिका ने अपने पर्स से 2 लाख की मोटी गड्डी निकाल कर बिस्तर पर रख दी। सबसे पहले यह 1 लाख उधारी के चुका दे, बाकी 1 लाख में 4 हिस्से होंगे। और सभी शराब पीने लगते हैं। हंसी के ठाके कमरे में गूंजने लगते हैं।
अगले दिन अनुराग दीपिका से मिलने पहुंचा। अब सब कुछ ठीक है ना? उन लोगों ने तुम्हें दोबारा परेशान तो नहीं किया? नहीं, उम्मीद है 2-4 दिन तक वे लोग नहीं बोलेंगे, पर उन्होंने साफ साफ कहा है 5 या 6 दिन में पूरे पैसे अगर नहीं दिए तो ना जाने वो लोग क्या करेंगे। नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करता हूँ कुछ। फिर अनुराग निकल जाता है। रास्ते भर दीपिका का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसे दीपिका की तकलीफ बहुत चुभ रही थी। घर आकर उसने अपने पिताजी से चेक बुक मांगी। पिताजी ने उससे कहा, क्या बात है बेटे, ये चेक बुक किस लिए मांग रहा है? पापा, 2 लाख रुपए का कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मैं सैलरी मिलते ही धीरे धीरे करके चुका दूंगा। बेटा, ये रुपए मेरी मेहनत के हैं, मैंने बिट्टू की शादी के लिए पाई पाई जोड़कर जमा की है। सिर्फ 4 लाख ही मेरे अकाउंट में है, अगर ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो तभी निकालना। इस बात पर संस्कारी सा दिखने वाला अनुराग एकदम से भड़क उठा। दीपिका की लगाई हुई आग उसके घर तक पहुंच चुकी थी। अगर जरूरी काम ना होता तो मैं आपसे पैसे कतई नहीं लेता। आपको क्या लगता है मैं कोई अय्यास किस्म का लड़का हूँ? जीवन में कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, अब मुझे पैसों की ज़रूरत आन पड़ी है, तभी आपसे कहा। क्या मुझे अपनी बहन की शादी की परवाह नहीं है? अनुराग के पापा भी उसके बदले हुए तेवर देखकर शांत हो गए और चुपचाप चेक बुक उसे थमाकर वहां से चले गए। यह सब कांड अनुराग की छोटी बहन साक्षी देख रही थी। उससे यह बात हजम नहीं हो रही थी कि सीधे साधे दिखने वाले उसके अनुराग भैया ऐसी किस मुसीबत में पड़ गए हैं कि पापा से भी बताना जरूरी नहीं समझते। रात के खाने के बाद अनुराग अपने कमरे में आराम से लेटा हुआ टीवी देख रहा था। चेक बुक उसने अपने बैग उसकी पॉकेट में रख लिया था। साक्षी, अनुराग की बहन, उसके कमरे में आई और बोली, क्या बात है भैया, आप बड़े परेशान दिख रहे हैं। अनुराग की एक बहन की शादी हो चुकी है, वह अपने ससुराल में है। साक्षी सबसे छोटी है। कुछ नहीं छोटी, सब ठीक है, अनुराग ने जबरदस्ती की हंसी हंसते हुए कहा। नहीं, अगर कोई बात हो तो आप मुझसे निसंकोच कह सकते हैं, बड़ा अपनेतव दिखाते हुए साक्षी ने अपने भैया का हाथ पकड़कर कहा। हाँ हाँ हाँ, तू मेरी क्या मदद करेगी? जब कभी ऐसा कुछ होगा तो मैं तुझसे जरूर बताऊंगा। ओके, अब तू जा, मुझे भी सोने दे, मुझे सुबह जल्दी निकलना है। साक्षी वहां से उठकर अपने कमरे में जाने के लिए चल दी, पर उसका हृदय अपने भैया के बदले हुए मिजाज से अनभिज्ञ नहीं था। सुबह ही अनुराग नहा धोकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। तभी उसकी माँ आई और उससे बोली, अरे बेटा, आज बहुत जल्दी जा रहा है, काम कुछ ज़्यादा है क्या? हाँ मम्मी, आज काम ज़्यादा है, इसीलिए जल्दी ही जाना पड़ेगा। मेरे नाश्ते की चिंता आप मत कीजिए, मैं रास्ते में कहीं कुछ खा लूँगा। इतना कहकर वह घर से निकल जाता है। बाहर निकलते ही उसने सबसे पहले दीपिका को फ़ोन किया। तय की हुई जगह पर दोनों पहुंच गए। दीपिका ने ऐसा प्रदर्शित किया कि जैसे वह रात भर सोई नहीं है और उसे बहुत चिंता है। क्या हुआ, तुम ठीक से सो नहीं पाई क्या? अनुराग ने उसकी सूजी हुई आंखें देखी। हाँ, मैं रात भर सो नहीं पाई, बहुत चिंता हो रही है कि उन गुंडों का तो पैसा तुम चुका दोगे, पर बाद में मैं तुमको कहाँ से दूंगी। उसकी तुम चिंता मत करो, मुझे पैसे वापस करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। और यह रहा चेक, मैं इस पर अमाउंट भरकर अपने साइन किए देता हूँ। मेरा और मेरे पापा का जॉइंट अकाउंट है, पापा को मैं बाद में धीरे धीरे पैसे दे दूँगा, और अभी तुम्हें सख्त ज़रूरत है, इसीलिए तुम्हें उन गुंडों के पैसे चुकाने बहुत ज़रूरी है, वरना वह सब कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ। दीपिका अनुराग से चेक ले लेती है।
जिसमें 2 लाख अमाउंट भरकर अनुराग ने उसे दिया और फिर उसके गले लगकर बोलती है, ओ अनुराग, तुम मेरी जिंदगी में भगवान बनकर आए हो। किन शब्दों में मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, समझ में नहीं आता। तुमने ना सिर्फ मेरा कर्जा अदा किया बल्कि मेरी इज्जत भी लुटने से बचा ली। चलो ठीक है, मैं कोई भगवान नहीं, मुझे तुम सिर्फ इंसान ही समझो तो बहुत है। परेशानी में एक दूसरे का साथ देना ही मनुष्य का परम धर्म है। ओ, तुम कितने अच्छे इंसान हो, शायद बहुत अच्छे, इसीलिए तो मैं तुमसे दिलो जान से प्यार करती हूँ। ठीक है, अब मैं जाती हूँ, शाम को ऑफिस के गेट पर मुझसे मिलना। दोनों ने एक दूसरे को बाय कहा और अपने अपने रास्ते चले गए। दीपिका फिर उसी अड्डे पर पहुंची जहां पर दोनों गुंडे मौजूद थे। अरे आ गई मेरी रानी, अब जल्दी से चेक लगा दे चल के। तुझे पता है हम लोग अब फंस जाएंगे। क्यों, ऐसा क्या हो गया? रोहित और केशव ने एकदम घबरा कर पूछा। यार, बैंक में चेक लगाएंगे तो सबकी नज़र में नहीं आ जाएंगे। उस चीमड़ ने जानबूझकर हमें चेक दिया है, अब हम लोग क्या करें? ठीक है, तू ऐसा कर, शाम को उसको चेक वापस कर दे और उसे कह देना कि वह लोग नहीं माने, उन्हें नगद पैसे चाहिए। इन चेकों के झंझट में वो लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं। रोहित बोला, वाह भाई, तू तो बड़ी समझदार है। रात भर दारू पीने वाले और पार्टी करने के बाद भी तेरा भेजा तो बड़ा चलता है। केशव और माधव ने दीपिका की तारीफ की। अरे हाँ, उसने पूछा कि तेरी आंखें क्यों सूजी हुई है। मैंने भी जो उल्लू बनाया उसको। मैंने कहा टेंशन में रात भर सो नहीं पाती हूँ। अब उस बेवकूफ़ को क्या मालूम कि हम लोग रात भर पार्टी करते हैं। हा हा हा, हा हा, मज़ा आ गया। यह 5वां है जिसे हम लोग ठग रहे हैं। सभी एक साथ बोले और ठाकों पर ठाके उस कमरे में गूंजने लगे। पर ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा यह सब। एक मोटी रकम लेने के बाद हम लोग यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, दीपिका ने गंभीर होते हुए कहा और वहाँ से निकल गई। शाम होते ही अनुराग दीपिका के ऑफिस के गेट पर पहुँचा। उसने दीपिका को कॉल किया। दीपिका ऑफिस से बाहर आई और दीपिका ने वह चेक उसे दे दिया। अनुराग, यह लो अपना चेक। वे लोग चेक नहीं लेंगे, उन्हें नगद पैसे चाहिए। वे सब बैंक के झमेले में नहीं पड़ना चाहते। उनका कहना है कि उनके पास इतना समय नहीं है कि वे चेक लगाते हुए फिरे। उन्होंने नगद दिया था, सो वो नगद ही चाहती हैं। अरे अच्छी ज़बरदस्ती है, अब चेक भी नहीं लेंगे। इतना पैसा बैंक से एकदम नहीं निकल पाता है। पागल है क्या दोनों? मैं जाता हूँ बात करने। नहीं, तुम रहने दो, लड़ाई झगड़े से कुछ नतीजा नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़े। तुम चिंता मत करो, मैं जैसे तैसे थोड़े थोड़े पैसे करके चुका दूंगी। अरे नहीं, लड़ाई झगड़ा कैसा, मैं आराम से बात करूँगा, मुझे बस उनका पता दे दो। नहीं, तुम नहीं जानते वे सब कितने अलग किस्म के इंसान हैं। बात बाद में करते हैं, कनपटी पर बंदूक पहले तानते हैं। मैं तुम्हें ऐसी जगह का पता नहीं दे सकती, सॉरी, मुझको माफ़ कर दो, यह मेरा झंझट है, मुझे ही निपटाने दो। ठीक है, मैं कल तक नगद कैश दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। अब यह तुम्हारे अकेले का झंझट नहीं रह गया, तुम्हारी सारी परेशानी अब मेरी हो चुकी है। ओ अनुराग, आई लव यू। एक कुटिलता भरी मुस्कान दीपिका के चेहरे पर छा गई और अनुराग वहाँ से चला जाता है। अनुराग एक गहरे नर्क में फंसता जा रहा था। उसका एहसास तक न था उसको। इतने दिनों के प्रेम प्रसंग में उसने दीपिका के घर के बारे में एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि वह रहती कहाँ है। शायद इसी को कहती है प्यार में अंधा होना। इतनी मोटी रकम देने से पहले एक बार ही सही, पर अनुराग को दीपिका का बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए था।
पर उसने ऐसा नहीं किया। शाम 6 बजे अनुराग अपने घर की छत पर बेचैनी से टहल रहा था। उसके दिमाग से ये बात निकल ही नहीं रही थी कि दीपिका को 2 लाख रुपये वो कहाँ से व्यवस्था करके दे। अगर रुपए देने में जरा सी भी देर हुई तो वो जंगली आदमी उसकी दीपिका के साथ कहीं कुछ गलत ना कर दे। तभी नीचे से अनुराग की मम्मी उषा जी उसे आवाज देती है, अनुराग, ओ अनुराग, सुनो बेटा, हम लोग पड़ोस वाली वर्मा आंटी के यहाँ सत्संग में जा रहे हैं। तेरे लिए खाना बनाकर रख दिया है, भूख लगे तो खा लेना। हमें आने में 10-11 बज जाएंगे। नीचे आजा बेटा, गेट लॉक कर ले। अनुराग नीचे आ जाता है। माँ, आप सब लोग जा रहे हो, छोटी तू भी? हाँ भैया, देखो ना, मम्मी मुझे जबरदस्ती लिए जा रही है। अब आप ही बताइए ना, इस उम्र में मुझे सत्संग जाना चाहिए या फिर डिस्को में? ये मम्मी भी ना मुझे सत्संगी बनाकर ही छोड़ेगी। मुझे पराए घर जाना है, तुझे पराए घर जाना है, अपनी घर गृहस्थी बसाएगी। थोड़ा धर्म कर्म तो आना ही चाहिए, वरना क्या कहेगी तेरी सास की बेटी को कुछ सिखाया ही नहीं। उषा जी ने धीरे से साक्षी के गाल पर एक प्यार भरी टीप लगाई। हा हा हा, सुन लिया, तू एक दिन यहाँ से फुर। हाँ, अब तो तू अपनी ससुराल से ही जाइयो डांस क्लब। अनुराग हंसते हंसते अपनी लाडली बहन को चिढ़ाने लगता है। साक्षी दौड़कर अपने भैया से लिपट जाती है और वो रोने लगती है। मैं आपको और मम्मी पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे क्या हुआ बच्चा, आज हमारी शेरनी इतनी नर्वस कैसे हो गई? ना छोटी, तू रो मत, तू जानती है मैं तुझे रोता हुआ नहीं देख सकता। अच्छा चुप हो जा मेरी प्यारी राजकुमारी, तू शादी मत करना, ओके? अब तू अपना मूड ठीक कर मेरी लाडो। देख तेरा मेकअप खराब हो गया। ओ गॉड, मेरी छोटी को थोड़ा सुंदर बना देते तो उसे मेकअप में 2 घंटे खराब ना करने पड़ते। भैया, मम्मी देखो, भैया फिर से चिढ़ा रहे हैं। साक्षी और सभी लोग हंसने लगते हैं और सभी अपने अपने आंसू पोंछने लगते हैं। बेटी की विदाई का एक इमोशनल सीन सा घर में क्रिएट हो गया था। फिर सब घर से निकल जाती है। अनुराग अकेला हो जाता है कि तभी दीपिका का फोन आ जाता है। ट्रिंग 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 ट्रिंग। अनुराग फोन रिसीव करता है। हेलो, हाँ दीपिका, कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ, बस ठीक ही हूँ। दीपिका ने बड़ी ही थकी थकी शून्यता भरी आवाज में कहा, पर तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ ना कुछ प्रबंध हो जाएगा, अभी हम लोगों के पास 3 दिन शेष है। अनुराग ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कुछ नहीं हो पाएगा, यह 3 दिन भी ऐसे ही चले जाएंगे। उसने अनुराग की बातों को मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों नहीं हो पाएगा? जब 2 लाख की व्यवस्था करके मैंने तुरंत दे दिया तो 2 लाख की व्यवस्था और कर दूंगा। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? अपने आप से ज़्यादा मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, पर रकम इतनी ज़्यादा है कि डर लगता है 3 दिन में हो पाएगा कि नहीं। हो जाएगा, चिंता मत करो। वैसे तुमने अपने भाइयों और बहन के बारे में बताया नहीं कि वे लोग कहाँ रहते हैं, कौन से हॉस्टल में है वे, और कौन सी डिग्री ले रहे हैं, जो तुम्हारे पास एक बार भी फ़ोन भी नहीं करते हैं, भले ही तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए। इस बार दीपिका कुछ हड़बड़ाहट में नजर आने लगी। वे सक पकाई आवाज में बोली, अरे नहीं, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। मेरे भाई और बहन अहमदाबाद में हॉस्टल में रहती है। वे मुझसे छोटे हैं। बड़ा वाला पॉलिटेक्निक कोर्स कर रहा है, छोटा वाला BSc सेकंड ईयर का छात्र है और बहन मेडिकल कॉलेज में है। अच्छा, तुम इतना घबरा क्यों गई? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। फिर दीपिका ने जल्दी से फ़ोन कट कर दिया। उधर अनुराग ने इधर उधर फ़ोन करना चालू कर दिया।
बड़े बड़े बिजनेसमैन से संपर्क अच्छा खासा तो था ही, इसीलिए उसने 2-3 डीलरों से मदद मांगी। पर एक डीलर के वहाँ बेटी की शादी होने की वजह से वे उसकी मदद नहीं कर पाए। बाकी 2 डीलर ने 50-50 हजार रुपये देने का वायदा कर दिया। अनुराग ने घर के लॉकर भी चेक किए। घर में भी उतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी होने वाली पत्नी के लिए और अपनी बेटी के लिए कुछ जेवर उसकी माँ ने जुटा कर रखे थे। एक पल को अनुराग ने सोचा कि अगर व्यवस्था कहीं से ना हो पाएगी तो अपनी होने वाली पत्नी के लिए रखे हुए जेवर, जो कि उसके मुताबिक दीपिका के ही हुए, क्योंकि कुछ दिन में वह दीपिका से शादी करने की योजना बना रहा था, तो उसी को दे देगा, उसके काम आ जाएंगे। ऐसा विचार उसके मन में बना लिया। रात 11 बजे उसकी फैमिली वापस अपने घर आ गई। सब लोग सो गए। सुबह अनुराग ऑफिस के लिए निकल गया और उन्हीं डीलरों से मिला जिन्होंने 50-50 हजार रुपये देने का वायदा किया था। दोनों डीलरों ने अपने वादे के मुताबिक 50-50 हजार नकद कैश उसको दे दिए। काम बीच में ही छोड़कर वह पैसे लेकर खुशी खुशी दीपिका से मिलने चला आया। ऑफिस के गेट पर पहुंचकर उसने दीपिका को फोन किया। दीपिका ऑफिस के बाहर आई और अनुराग ने दीपिका को 1 लाख रुपए दे दिए। पर इस बार दीपिका के मुंह पर कोई प्रकार की कोई प्रसन्नता नहीं दिखाई पड़ रही थी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, बस 1 लाख रुपए ही व्यवस्था कर पाए तुम? क्यों तुम खुश नहीं हुई? 1 लाख रुपए जुटाने में भी बहुत मेहनत लगती है। अनुराग ने उसके चेहरे के हाव भाव को पढ़ते हुए कहा, अरे नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आज ही शाम को उनको रुपए दे देती हूँ। और अनुराग, क्या तुम आज शाम को मुझसे मिल सकते हो? दीपिका ने अपने लालच को झूठी हंसी के मुखौटे के भीतर ढांप लिया। क्यों, कुछ काम है क्या? अनुराग ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, काम तो कोई नहीं, बस हम लोग बैठेंगे, बातें करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और कुछ नहीं। आखिर तुम मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, तो मेरा भी कोई फर्ज बनता है कि नहीं, मैं भी तुम्हारी कुछ तो सेवा करूं। अच्छा ठीक है, कितने बजे आना है और कहाँ आना है? वैसे तुमने आज तक मुझको बताया नहीं कि तुम रहती कहाँ हो। मैं जहाँ भी रहती हूँ तुम्हें शाम को पता चल जाएगा, तुम बस आ जाना। ओके, लोकेशन तुम्हें मोबाइल पर भेज दूंगी। ओके, आई लव यू माय डियर। वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ से उस ऑफिस का गार्ड गेट के बाहर निकल रहा था। वो उन दोनों को बड़े ही संदेहात्मक दृष्टि से देख रहा था। क्या बात है भाई, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? अनुराग ने पूछा। आप साक्षी के भैया हैं ना? उस गार्ड ने जवाब दिया और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। हाँ हाँ, साक्षी मेरी छोटी बहन का नाम है। आप कौन? अरे क्या कर रहे हो? अनुराग, जाओ यहाँ से, तुम्हें देर हो रही है ना? अभी तुम मुझसे कह रहे थे, अब जाओ। पर वह बात करना चाहते हैं ना मुझसे। तुम तो यही चाहते हो कि मेरी बदनामी हो, यह तुम्हारी बहन से कहेंगे और तुम्हारी बहन तुम्हारे घर में और ना जाने किस किस से। मेरी नौकरी तो पक्का चली जाएगी। एक तो अकेली लड़की को नौकरी मिलती ही बहुत मुश्किल से है। बदनामी का दाग लगने के बाद कौन मुझे काम देगा? अच्छा, मैं चाहता हूँ तुम्हें बदनाम करना, यह तुमने सोच भी कैसे लिया? ठीक है, मैं जाता हूँ, शाम को तुमसे बात करता हूँ। इस बार अनुराग को थोड़ा गुस्सा आ गया था। शायद दीपिका चाहती ही नहीं थी कि अनुराग उस गार्ड से मिले। अनुराग वहां से अपनी बाइक से निकल जाता है।
दीपिका उस गार्ड की तरफ एक ओछी सी दृष्टि डालती है और अपनी पर्स कंधे पर टांग कर अपनी स्कूटी निकालने लगती है और एक बहुत ही धूर्त मुस्कान उसके अधरों पर डोलने लगती है। उसी दिन शाम को 5 बजे हूँ 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 गाना गुनगुनाते हुए अनुराग अच्छे से तैयार हो रहा था कि तभी साक्षी उसके कमरे में आई और पूछने लगी, क्यों भैया, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ छोटी, मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। हो सकता है आने में देर हो जाए। वाह क्या बात है, बड़े बन ठन के जा रहे हैं। फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं या फिर फ्रेंड ही से? हा हा हा। ओहो, तुझे बड़ा जानना है कि मैं फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ या फ्रेंड ही से। वैसे तेरी जानकारी के लिए बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। भैया सुनो ना, आप किस तरफ जा रहे हो? मुझे भी अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना है, गंगा विहार कॉलोनी। अगर आप उधर ही जा रहे हो तो मुझे लिए चलो। बस आप मुझे वहाँ ड्रॉप कर देना, वापस मैं खुद से आ जाऊंगी। अरे मुझे खुद नहीं पता है, अभी वह लोकेशन भेजेगा, तब पता चलेगा कि मुझे एक्चुअली जाना कहाँ है। तभी फोन पर बीपिंग होती है। अनुराग दौड़कर फोन उठाता है। ओ, आ गया लोकेशन का मैसेज। अच्छा, तो मुझे राजनगर कॉलोनी जाना है। अरे भैया, राजनगर कॉलोनी तो बहुत दूर है, पर गंगा विहार कॉलोनी बीच में ही पड़ती है। प्लीज़ भैया, मुझको भी लेते चलो, शाम होने को आई है, कहाँ मैं टैक्सी करती फिरूंगी। अच्छा जा छोटी, तैयार हो जा, तू भी चल मेरे साथ। मैं तुझे तेरी फ्रेंड के घर के बाहर ड्रॉप करके राजनगर कॉलोनी के लिए निकल जाऊंगा। साक्षी जल्दी जल्दी तैयार होने लगती है और मम्मी पापा से उसने पहले ही परमिशन ले ली थी। अपने भैया की बाइक पर पीछे बैठकर अपनी फ्रेंड के घर की ओर चल देती है। तकरीबन आधा घंटे चलने के बाद गंगा विहार कॉलोनी आ जाती है। गेट पर ही साक्षी को छोड़कर अनुराग आगे बढ़ जाता है और साक्षी पीछे खड़ी होकर अपने भैया को जाती हुई देख रही थी। तभी उसकी फ्रेंड घर के बाहर आती है और उसे घर के अंदर लेकर चली जाती है। लगभग 2 घंटे का सफ़र तय करके अनुराग पहुंच जाता है। हालांकि वहाँ की आबादी बहुत ही कम थी, काफ़ी दूर दूर पर मकान बने हुए थे, पर प्लांटिंग बहुत ज़ोर शोर से हो रही थी। कुछ मकानों का निर्माण चालू था। वह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, मोबाइल में लोकेशन देख देख कर, पर उसे एक बात यह खटक रही थी कि दीपिका जब अकेली ही थी तो उसे शहर से इतनी दूर सुनसान एरिया में मकान लेने की क्या ज़रूरत थी। अकेली लड़की इतनी खुली जगह में सुरक्षित कैसे हो सकती है। फिर उसके मन में ख्याल आया, हो सकता है मकान उसके माता पिता का हो। उस मकान के साथ वह भावात्मक तौर पर जुड़ी हो, इसीलिए इस मकान को छोड़ना नहीं चाहती हो। लोकेशन के हिसाब से वह दीपिका के घर के गेट पर खड़ा था। मकान बहुत अच्छा खासा सुंदर सा बना था। उसने कॉल बेल बजाई। थोड़ी देर में दीपिका ने गेट खोल दिया। वह गुलाबी कलर के गाउन में खड़ी थी, बाल पूरे खुले हुए, हल्का सा मेकअप उसने किया हुआ था। गजब की खूबसूरत परी लग रही थी। अनुराग ने उसे देखा और देखता ही रह गया, क्योंकि आज उसने पहली बार उसे उस रूप में देखा था। वैसे तो हमेशा वह सिंपल सा सलवार कुर्ता ही पहनती थी। क्या बात है, आओ ना अंदर, क्या बाहर ही खड़े रहोगे? दीपिका ने अनुराग की मनसा भांपते हुए कहा। अरे कुछ अपनी सुंदरता पर इतराते हुए बोली,
पलक पलक झपका लो अनुराग बाबू, नहीं तो आंख में पानी आ जाएगा। अनुराग भी अपने अंदर उत्पन्न हुए आंतरिक भाव को छुपाते हुए दीपिका की बात सुनकर झेंप सा गया। जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए उसने उसके साथ घर के अंदर प्रवेश किया। अंदर से भी काफी खूबसूरत था वह घर, हर चीज बड़े सलीके से रखी थी। दीपिका ने उसे ले जाकर ड्राइंग रूम में बैठा दिया। बहुत अच्छे कीमती सोफे पड़े थे उसके अंदर और बड़ी सी टीवी दीवार पर टंगी थी। कोने में एक फ्लावर वॉस रखा था जो कि दिखने में बहुत ही महंगा लग रहा था। अनुराग भौचक्का सा इधर उधर देख रहा था कि तभी दीपिका वहाँ एक बड़ी सी ट्रे लेकर आ गई जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक थी और कुछ नमकीन वगैरह। ये लो सॉफ्ट ड्रिंक पियो। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, मेरे साथ फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ। अनुराग ने बड़े प्यार से दीपिका की तरफ देखते हुए कहा, क्यों गैरों की ही आवभगत की जाती है, क्या अपनों की नहीं? थोड़ी देर बाद दोनों ने अपनी अपनी ड्रिंक खत्म की और फिर अनुराग उससे पूछने लगा, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा घर इतना खूबसूरत है और तुम तो यहाँ शहर की बाशिंदा हो, वहाँ इतनी दूर नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? शहरों में नौकरी की कमी है क्या? अरे नहीं, तुम ये गलत समझ रहे हो, यह मेरी बुआ जी का मकान है, मैं यहाँ सिर्फ रहती हूँ, यह मेरा खुद का मकान नहीं है। और तुम्हारी बुआ जी कहाँ है? वह यहाँ नहीं रहती, वह इलाहाबाद में रहती है अपने बेटे के पास। मैंने इस नौकरी के लिए अप्लाई किया था, बाई चांस मेरी नौकरी लग गई तो बुआ जी ने मुझसे यहाँ रहने के लिए बोल दिया, यहाँ मुझे किराया नहीं देना पड़ता। ओह अच्छा, तो यह बात है, फिर भी शहर से आने में 2-2.5 घंटे लग जाती है और कुछ सुनसान भी है, इस तरह अकेली कैसे रह पाती हो? शुरुआत में मुझे भी ऐसे ही लगा था, पर अब मेरी आदत पड़ चुकी है। एक गहरी सांस लेते हुए दीपिका ने कहा, अच्छा यह बताओ, तुम कोई हार्ड ड्रिंक लोगी क्या? आंखों में आंखें डालकर दीपिका बोली, नहीं नहीं, मैं नशा नहीं करता। क्या? हा हा हा, तुम कोई नशा नहीं करते? वाह, दुनिया का 8वां अजूबा हो। हा हा हा, दीपिका ने अनुराग की खिल्ली उड़ाते हुए कहा। इस बात से अनुराग को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने कहा, अरे अब इसमें 8वां अजूबा होने वाली बात कहाँ से आ गई? मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो ड्रिंक नहीं करते, तो क्या वह सारे 8वां अजूबा है? तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ड्रिंक करती हो, तभी मुझे ऑफर कर रही हो। तुनक कर दीपिका बोली, वारे, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया कि कहीं तुम या ना कह दो कि दीपिका ने मेरी अच्छे से खातिरदारी नहीं की और एक तुम हो कि उल्टा मुझ पर ही शक किए जा रहे हो। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे पास इतने पैसे है ही नहीं कि मैं ड्रिंक में पैसा बर्बाद करूं। अरे यार, तुम छोटी छोटी बातों पर ऐसे गुस्सा क्यों हो जाती हो? ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। अच्छा यह बताओ, आज क्या खिला रही हो खाने में? जो तुम कहो, आज की शाम तुम्हारे नाम। दीपिका वहीं सोफे पर पसर गई और शायद अनुराग को कुछ और ही इंडिकेशन देने लगी। पर अनुराग उन गए गुजरे लड़कों में से नहीं था जो लड़कियों को देखकर कोई भी हद तोड़ने को तैयार हो जाती हैं। उसने दिल से दीपिका को अपनाया था। वो उसकी सुंदरता पर मोहित जरूर था, पर उसके जिस्म को शादी से पहले छूना भी उसे कतई पसंद नहीं था।
दीपिका ने जब अपना काम बनते हुए नहीं देखा तो बड़ी ही झुंझलाहट में वहां से उठकर किचन में चली गई। जाते जाते उसने अनुराग को एक पत्रिका पकड़ा दी। किचन में पहुंचते ही उसने रोहित को फोन किया। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो। हाँ बोल मेरी बसंती, कैसी है? हमने किस मकसद से उसे बुलाया था, वह मकसद पूरा हुआ कि नहीं? कहाँ यार, यह तो बहुत ही बेकार किस्म का इंसान है। मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई भी चाल कामयाब हो पाएगी। अब तो लगता है कोई दूसरा रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। अब क्या करेगी तू? कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी, ऐसे नहीं तो वैसे सही, पर एक वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। उधर साक्षी अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में केक कट जाने के बाद वहां से घर जाने के लिए निकलने लगती है कि तभी उसके फ्रेंड के भैया ने उसे आवाज़ दी। साक्षी सुनो, मुझे तुमसे अकेले में कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ भैया बताइए, क्या बात करना चाहती है आप मुझसे? दोनों एकांत में चले गए। साक्षी, पिछले 5-6 महीनों से तुम्हारे भैया हमारे ऑफिस में एक एम्प्लॉई दीपिका से मिल रहे हैं। वह लड़की दरअसल मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। जब से ऑफिस में आई है ना जाने कितनों को फंसा फंसा कर लूटा है। मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। इतना सब जानने के बाद भी ऑफिस वालों ने उसे नौकरी पर क्यों रखा है? उसे भगा क्यों नहीं देते? और रही मेरे भैया की बात, तो मेरे भैया ने मुझसे कुछ नहीं बताया। हालांकि वह मुझसे छुपाते नहीं है, पर यह बात क्यों नहीं बताई यह मुझे नहीं पता। बेटा वह नौकरी पर आई है, वह भी हाथ में ज्वाइनिंग लेटर लेकर। ऐसे उसे ऑफिस से निकालना किसी के बस की बात नहीं। पर मुझे लगता है कि तुम्हारे भैया बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। साक्षी रोने लगती है और उन्हें पूरी बात बताती है, जैसा बर्ताव उन्होंने अपने पापा के साथ किया था और पिछले 5-6 दिनों से जो पैसों को लेकर घर में वार्तालाप चल रही है, वह सारी बातें उसने उन्हें बता दी। भैया, अब इसमें आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे भैया की जान खतरे में पड़ गई है, जिसका अंदाजा उनको खुद नहीं है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? फिलहाल तुम्हारे भैया कहाँ है? उसके फ्रेंड के भैया अर्जुन, जो उस ऑफिस में गार्ड है, उन्होंने भी पूरी बात बता दी। आज दोपहर वाली कि किस तरह से उन्होंने अनुराग को आवाज़ दी, पर दीपिका ने उन्हें मिलने नहीं दिया। वह तो राजनगर कॉलोनी में गए हैं किसी फ्रेंड से मिलने, और वहीं कहीं वह फ्रेंड वह लड़की तो नहीं? अर्जुन ने कहा हाँ हो सकता है, क्योंकि आज दोपहर को ही वह दोनों कहीं मिलने का प्लान ही बना रहे थे शायद। भैया, अब हमें क्या करना चाहिए? बहुत ज़्यादा घबराई हुई आवाज़ में साक्षी कहने लगती है। साक्षी बेटा घबराओ मत, देखो मैं 1-2 लड़कों को जानता हूँ, वह कुंडली निकालते हैं इस दीपिका की। ठीक है भैया, क्या मैं पापा मम्मी को यह बात बता दूँ? नहीं अभी नहीं, सही वक्त आने पर मैं उन्हें स्वयं बता दूंगा। क्या फ़ायदा उन्हें परेशान करने से, पहले मैं पूरी जानकारी इकट्ठा कर लूँ। ठीक है भैया, इतना कहकर 3-4 और फ्रेंडों के साथ साक्षी ऑटो में बैठ जाती है और घर के लिए निकल जाती है। पर रास्ते भर अपने अनुराग भैया के बारे में ही सोचती जा रही थी। रात के 8 बज रहे थे। दीपिका किचन में खाना बना रही थी कि तभी अचानक अनुराग ड्राइंग रूम से निकलकर
बेडरूम में चला गया। बेडरूम भी बहुत सुंदर सजा था। जगह जगह दीपिका की फोटो लगी थी। पर एक बात उसे खटक रही थी कि जिसका घर है उसकी फोटो एक भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी वो टहल ही रहा था इधर उधर कि तभी अचानक कुछ अलग टाइप की खनखनाहट की आवाज़, जो कि बहुत धीमी धीमी सी आ रही थी, उसकी कानों में पड़ी। ऐसा लगा जैसे कोई जंजीरों में जकड़ा हुआ हो और थोड़ा सा हिला हो तो जंजीर खन से बोल गई हो। वह उस तरफ चल पड़ा जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी कि तभी दीपिका किचन से बाहर आ गई और अनुराग से पूछा, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे वहाँ कुत्ता भी पाला है क्या? अनुराग ने बड़े ही आश्चर्य से दीपिका से पूछा। खुद को खाने के लाले पड़े हैं, कुत्ता कहाँ से पालूंगी? मेरे वहाँ कोई कुत्ता नहीं पला। पर ऐसा तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुझे लगा कि किसी लोहे की चैन की आवाज़ आई मेरे कानों में। शायद मेरा वहम था। क्या लोहे की चैन? क्या कह रही हो? मेरे घर में कोई लोहे की चैन नहीं है और न ही कोई कुत्ता है। एकदम हड़बड़ाती हुई, हकलाती हुई दीपिका ने उटपटांग सा जवाब दिया। अरे तो तुम इतना घबरा क्यों गई? मैं कौन सा अपनी बात पर अड़ा हुआ हूँ और तुम्हें जबरदस्ती मनवा रहा हूँ कि नहीं? तुम्हारे यहाँ है ही ये दोनों चीज़ें। मैं खुद ही कह रहा हूँ कि ऐसा मुझे लगा। ओ वो क्या है ना, किचन में इतनी गर्मी है कि पूछो मत। अच्छा दीपिका, खाना अगर रेडी हो तो मैं खाकर निकलूं, मुझे देर हो रही है। हाँ खाना रेडी है, अभी लगाती हूँ। इतना कहकर दीपिका किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी अनुराग नमक की फरमाइश करता है कि वह खाने में एक्स्ट्रा नमक खाता है। दीपिका जाने के लिए उठती है तो अनुराग उसका हाथ पकड़ कर उसे बैठा देता है और स्वयं उठकर किचन में चला जाता है। नमक लेने के लिए किचन में पहुंचते ही उसने देखा किचन अच्छा खासा ठंडा था, उसमें एसी लगी थी। यह देखकर उसका माथा घूम जाता है। वह सोचता है कि जब किचन में एसी लगी है तो दीपिका उस वक्त यह क्यों कह रही थी इतनी गर्मी है, तो उसे घबराहट हो रही है। वह नमक लेकर वापस आ जाता है और आकर दीपिका से बात करने लगता है। अच्छा दीपिका, यह बताओ तुम यहाँ कब से रह रही हो? बस यही पिछले 2 साल से, जब से मेरी जॉब यहाँ लगी है। इससे पहले यहाँ कौन रहता था? शायद किराएदार रहते थे। बुआ जी ने मुझे बताया था कि उनके मकान में किराएदार भाड़े पर रहते हैं। और पहले तुम कहाँ रहती थी? अनुराग, अचानक तुमको क्या हो गया है? ये तुम मेरी जासूसी क्यों करने लगे हो? दीपिका चिढ़ते हुए बोली। अरे नहीं नहीं, बस मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, जैसे तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। तो वैसे मैं तो भी तो तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ जान लूँ। आखिर हम लोगों की शादी होगी तो इतना तो मेरा हक बनता ही है कि नहीं? मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ़ करना। जबरदस्ती की हंसी हंसते हुए दीपिका ने हामी भर दी, पर मन ही मन उसे गालियां देती जा रही थी। खाना खाते ही अनुराग वहां से जाने के लिए खड़ा हुआ कि तभी अचानक से कुछ चक्कर जैसा महसूस हुआ और वह जमीन पर गिर गया। आगे क्या होगा? क्या साक्षी और अर्जुन मिलकर अनुराग को बचा पाएंगे? खनकती जंजीरों का रहस्य क्या था? यह आवाजें कहाँ से आ रही है? आखिर दीपिका किस वीडियो की बात कर रही थी रोहित से? ये सब जानने के लिए अगला भाग जरूर सुने। अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे कहानी के अगले और अंतिम भाग में।